हेलो दोस्तों, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ न कुछ प्रश्न आते ही हैं और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए हम उस चैप्टर को आज लेकर के आए हैं जिसका नाम है मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में हम आज छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ सीखेंगे और वो भी ग्राफ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय, हार्ट और उसकी बीमारी को अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों कार्डियोलॉजी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह नॉर्मल हार्ट है, मतलब जब स्वच्छ रहता है तो इसका चैम्बर जो है क्लियर होता है, लेकिन जैसे ही ये कंजेटिव हार्ट हो जाता है मतलब फेलियर, देखिए इसका हार्ट बड़ा हो गया है, यानी हार्ट जो होता है, हार्ट का चैम्बर वह बड़ा हो गया है, तो अब फेलियर में आ जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, समान वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो जो मनुष्य का हृदय का वजन होता है दोस्तों वो होता है 250 से 350 ग्राम। इसके बीच में आपके ऑप्शन में जो दिए रहे वो आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 300 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। आमतौर पर एक वयस्क व्यक्ति के दिल का वजन जो होता है 250 से 350 ग्राम होता है और पुरुषों और महिलाओं में दोनों का साइज अलग अलग होता है। पुरुषों का जो वजन होगा वह 300 से 350 ग्राम होगा, लेकिन महिलाओं का 250 से 300 ग्राम होगा। महिला का थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, यह कैसा आकार का होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है क्या? हार्ट। महिलाओं के कच्छ थोड़ा छोटे होते हैं और उनकी दीवारें जो होते हैं पुरुषों की तुलना में पतली होती है। महिलाओं का दिल पुरुषों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? यानी हृदय को जो घेरता है मेम्ब्रेन झिल्ली, उसको क्या कहते हैं? पेरियोकार्डियम झिल्ली कहते हैं दोस्तों, पेरियोकार्डियम झिल्ली कहते हैं, पेरियोकार्डियम झिल्ली। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। अब हम जरा सा देख ले, यह देखिए दोस्तों, ये हार्ट है, हार्ट को हम इसका 3D में देखेंगे तो ये हमारा है पेरिकार्डियम, सबसे बाहरी झिल्ली जो होता है पेरिकार्डियम होता है। बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। एक और झिल्ली होता है दोस्तों बीच वाला, ये सब जो यहाँ से यहाँ जो बीच में आप देख रहे हैं इसका नाम है मायोकार्डियम। यह बीच की होती है, रेशेदार होता है मायोकार्डियम। आज इसको सबसे आखिरी भाग में जो पतली होता है भीतरी उसको बोलते हैं एडोकार्डियम। एडोकार्डियम जो होता है वह सबसे भीतरी होता है और सबसे पतली जो होता है परत होता है, यानी मेम्ब्रेन होते हैं। तो 3 परत देखे हम लोगों ने, पेरिकार्डियम जो सबसे बाहरी होगा, मायोकार्डियम बीच वाला होगा, एडोकार्डियम जो सबसे भीतरी होगा। 3 परत होता है दोस्तों। अब जरा सा हम देखेंगे इसके बारे में तथ्य को। देखिए दोस्तों, यहाँ से पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम थैली भी कहा जाता है। हृदय और बड़ी वाहिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेम्ब्रेन बनाया जाता है, यानी मेम्ब्रेन होता है, इसमें बनाया नहीं जाता है, यानी झिल्ली इसमें होता है। उसके बाद इसमें दोहरी परत वाली थैली होती है। जो बाहरी परत होता है दोस्तों उसी को बोलिए थे पेरिकार्डियम, और जो आंतरिक होता है एपिकार्डियम। ठीक है दोस्तों, अभी समझाए थे। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे बाहरी वाला पेरिकार्डियम था और सबसे अंदर वाला एडोकार्डियम था, जो अभी मैंने बताया। एडोकार्डियम क्या है? सबसे अंदर, सबसे बाहरी पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम के बारे में देखेंगे तो एंडोकार्डियम सबसे भीतरी भाग को ढकने वाली झिल्ली होता है। मायोकार्डियम जो होता है मध्य परत, यानी सबसे मोटी परत यही होता है। कौन? मायोकार्डियम। और एपिकार्डियम जो है यह हृदय की सबसे पतली परत होती है। क्या? एपिकार्डियम सबसे पतली परत होती है, जो बीच वाला सबसे आखिरी में होता है, सबसे भीतर में। यह जो होता है धमनियाँ इसमें भी पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो जो ब्लड प्रेशर है वो ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क, उसी को अधिवृक्क कहते हैं या एड्रिनल ग्रंथि करते हैं। यानी उपयुक्त में से दोनों जो होगा इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ये देखिए हमारा दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि है ऊपर वाला, यह है एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, जिसको अधिवृक्क कहते हैं हिंदी में। यानी दोनों एक ही है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है दोस्तों, यह देखिए हमारा क्या है, एक किडनी का एक फिगर है जिसको किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड दोनों तरफ बना होता है। एड्रिनल ग्रंथि का मेन काम क्या है दोस्तों? रक्तदाब को नियंत्रित करना। एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि या किडनी कहिए, दोनों का काम होता है। अधिवृक्क हार्मोन्स बनाती है, जबकि गुर्दा जो है किडनी एंजाइम रेनिन छोड़ते हैं। रक्तदाब को नियंत्रित करने में शामिल ग्रंथियां और हार्मोन्स के बारे में देखेंगे तो ये दोनों जो गुर्दे के ऊपर पाई जाती है, कौन सा? एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क। ये जो है एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, एड्रेनालाइंस और हार्मोन्स बनाता है। कौन बनाता है? एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क हार्मोन्स भी बनाता है। लेकिन किडनी का काम क्या है? यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, जिसका 2 भाग होता है। पहला भाग में यह रक्त में एंजाइम रेनिन छोड़ता है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को पुनः अवशोषित कर लेता है। रक्त में से क्या? एल्डोस्टेरोन को तीरता है और रेनिन को छोड़ता है। किडनी का काम है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न।
प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, हृदय का रुधिर दाब ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। जो ब्लड प्रेशर है ये सब लोग जानते हैं कि इसके द्वारा यानी स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, एक समान वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है। तो एक समान व्यक्ति का रुधिर दाब जो होता है 120/80 mmg होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। एक समान वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब ब्लड प्रेशर 120/80 हो जाएगा। देखिए, आराम करने के लिए समान वयस्क व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वह होता है 120/80 मिलीमीटर पारा यानी mmHg इसे बोलते हैं। इसे किसके द्वारा मापा जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर, हिंदी में रक्तचाप मापी यंत्र कहते हैं। रक्तचाप दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक रक्तचाप, एक होता है डायलिसिस रक्तचाप। जब हार्ट सिकुड़ता है तो सिकुड़ने पर जो ब्लड प्रेशर बनता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक रक्तचाप, और डायलिसिस रक्तचाप बनते हैं जब हार्ट जो है फैलता है यानी बड़ा होता है तब। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। तो दूसरी हृदय ध्वनि को बोलते हैं डब दोस्तों। क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। पहला का बोलते हैं लब और दूसरा का बोलते हैं डब। इस तरीक़ा से हृदय का ध्वनि करता है, लब डब करते रहता है। पहला हो गया लब और दूसरा हो गया डब। दूसरा पूछ रहा था, ये हमारा हार्ट है दोस्तों। इसको हम फिगर में देखेंगे या वीडियो के माध्यम से देखेंगे कैसा आवाज़ करता है। लब डब सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं। यह देखिए दोस्तों, इसकी आवाज़ लब डब कर रहा है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8 का क्या कहता है, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो हृदय की या तो ध्वनि सुनना है या हृदय की धड़कन मापना है, इस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन को माप। प्रश्न संख्या 9, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है थायरॉक्सिन है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन जो होगा ए होगा दोस्तों। थायरॉक्सिन के बारे में कुछ पॉइंट्स। एड्रेनालाइन और थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। एड्रेनालाइन को आपातकालीन हार्मोन्स भी बोलते हैं। आपातकालीन हार्मोन्स की बात करो तो एड्रेनालाइन को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है। एड्रेनालाइन हार्मोन्स एड्रीनल ग्रंथि के मेडुला भाग से निकलता है। यह हार्मोन्स जो होता है तनाव आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है। यदि आप तनाव में होंगे, आपके पास डर बना रहेगा, दुख होगा, तब इसमें कौन सा हार्मोन्स बनेगा, एड्रेनालाइन बनेगा, जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। यह हार्मोन्स जो है रक्तचाप बढ़ाने, हृदय की गति को बढ़ाने में आता है, इसलिए हार्ट अटैक होने का भी खतरा बना रहता है। इस हार्मोन्स का नाम है फाइट या ट्रिपल एफ हार्मोन्स भी कहा जाता है। दूसरा हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है। यह भी हृदय की गति समेत कई कार्यों को नियंत्रित करता है। एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स के प्रति हृदय की सहनशीलता को प्रभावित करता है। कौन, थायरॉक्सिन प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को बोलते हैं ईसीजी मशीन। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। यह देखिए ईसीजी है, हार्ट के देखिए ऐसे माप रहा है दोस्तों, ग्राफ बना करके। इसी का नाम है ईसीजी। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। क्या कहता है प्रश्न संख्या 11, वेनस हार्ट, जिसको वीनस हार्ट बोलते हैं, किसके हृदय को वीनस हार्ट बोलते हैं। तो जो फिश होता है दोस्तों, यानी मछली के हार्ट को वीनस हार्ट बोला जाता है। मछली, इसमें जो 2 चैम्बर होते हैं, मात्र 2 ही चैम्बर होता है दोस्तों। एक होता है वेंस, एक होता है आर्टियम, एक अलिंद और एक निलय होता है। यानी मछली में कितना चैम्बर, 2 चैम्बर। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। तो प्रारंभिक पेस मेकर की बात करें तो SA को कहा जाता है, SA नोड को, सेलेनॉइड नोड को। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लगा हुआ है, नोड है, इसी को बोलते हैं SA नोड बोलते हैं। यह नीचे जो होता है ये इसको बोलते हैं AV नोड। यानी SA नोड को प्रारंभिक पेसमेकर कहा। देखिए, साइनस नोड इसको बोलते हैं। साइनस नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, यह दाएं अलिंद की ऊपरी दीवार में स्थित कोशिकाओं का एक समूह है। कहाँ, दाएं अलिंद की ऊपरी दीवार में ढेर सारे सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं, उसी को बोलते हैं साइनस नोड। साइनस नोड को शॉर्ट में SA नोड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यह विद्युत आवेश को पैदा करता है, जिसके हृदय और कक्ष संकुचित होते हैं, हृदय की गति निर्धारित होता है। विद्युत आवेश पैदा करता है, तभी जो हमारा हार्ट है संकुचित होता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। किसके कारण, पेसमेकर के कारण, पेसमेकर के कारण। इसको SA नोड यानी साइनस नोड के नाम से जानते हैं। यह कहाँ अवस्थित होता है, इसको देखेंगे। यह हृदय के ऊपरी कक्षाओं यानी दाएं और बाएं अलिंद से होकर विद्युत आवेश को फैलाता है। यह जो है 60 से 100 बार प्रति मिनट में आवेश पैदा करता है। यह व्यायाम की स्थिति में गति को तेज करता है। और साइनस नोड ठीक से न काम करे तो हृदय की धड़कन जो खराब हो जाएगी, धीमी या तेज हो जाएगी। अगला प्रश्न
देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13, हृदय के धड़कन यानी हार्ट बीट का समान से अधिक होना क्या कहलाता है? जब हार्ट बीट समान से तेज दौड़ेगा, जैसे मान के चलिए समान है, समान से क्या अधिक तेज दौड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जरा से देखेंगे, ग्राफ में देख लेंगे फिगर में कैसे हार्ट बीट तेज होता है, कैसे कम होता है। तो देखिए यह तेज हो रहा है तो तेज वाले को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कार्डिया। टेकीकार्डिया बोलेंगे, टेकीकार्डिया। 13 के बाद 14 देखेंगे, हृदय के धड़कन हार्ट बीट का समान से कम होना क्या कहलाता है? तो समान से कम होना कहलाता है बेडिकार्डिया। बेडिकार्डिया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डी होगा, बेडिकार्डिया। तो यह कम चल रहा है फिगर में, तो कम वाला को क्या बोलेंगे? बेडिकार्डिया बोलेंगे, बेडिकार्डिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? अधिकतम दबाव को क्या कहते हैं? तो अधिकतम दबाव को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? संकुचन के दौरान सबसे अधिकतम दबाव पर जिस पर हृदय जो है ब्लड को छोड़ता है, सिस्टोलिक प्रेशर छोड़ता है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहते हैं? हृदय जब रिलैक्स मूड में आता है तो यह विस्तार होता है यानी फैलता है। ध्यान रख देना है, हृदय जब रेस्ट में आता है तो यह फैलता है, तब उसकी जो धमनियाँ का न्यूनतम दबाव होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायलोसिस दबाव। डायलोसिस दबाव। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डायलोसिस दबाव बोलते हैं। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो मनुष्य के एक सेकंड में जो लगने वाला एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो विभिन्न अंग से बॉडी से किस में ला रहा है? हार्ट में ला रहा है। तो यह काम करेगा हमारे बॉडी से हार्ट में लाया जा रहा है दोस्तों। तो बॉडी से हार्ट में तब लाते हैं जब इसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तब लाते हैं हार्ट में, यानी अशुद्ध होगा। अशुद्ध कौन सा लाता है? तो यह लाता है सीरा लाता है। क्या लाता है दोस्तों? सीरा लाता है। सीरा को इंग्लिश में बोलते हैं वेंस, यानी सीरा यह भी है, वेंस इसका इंग्लिश हो गया। यह हो गया सीरा हिंदी, वेंस हो गया इंग्लिश नेम। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी उपयुक्त। अब सिरा के बारे में देखते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय को वापस लाने का काम कौन करता है? यह सिराएं करती है। यह रक्त वाहिकाओं का एक प्रकार होता है सिरा। शरीर में रक्त संचार के लिए रक्त वाहिनियों का एक नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके जरिए जो होता है रक्त परिसंचरण के तहत ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स आदि जो है अंगों तक पहुंचाया जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थ भी इस नेटवर्क के जरिए शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। अगर धमनियों की बात करें तो धमनियाँ क्या होता है? रक्त वाहिकाएं हृदय से रक्त को दूर ले जाती है, यानी हृदय से किसको? बॉडी को सप्लाई करती है, दूर ले जाती है। कौन? धमनियाँ। सिराएं क्या करती है? रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। बॉडी से कहाँ तक? बॉडी टू हार्ट, यानी हृदय तक कौन ले जाता है? तो वह ले जाता है सिराएं। केरोसिनी धमनियाँ क्या है? यह धमनियाँ हृदय को रक्त की आपूर्ति करता है। जब हार्ट को खून की कमी होता है, समय पर नहीं मिलता है, तो यह केरोसिनी धमनियाँ जो है यह इसको जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई करता है। एक होता है फुफ्फुस सिराएं। ये सिराएं हृदय में रक्त ले जाती है। हृदय में रक्त कौन ले जाती है? सिराएं। कौन? फुफ्फुस सिराएं। फुफ्फुस सिराएं जो है मेनली कनेक्ट होता है हमारा लंग से। लंग मतलब फेफड़ा। फेफड़ा से कनेक्ट होता है। फेफड़ा टू कहाँ? फेफड़ा टू हार्ट। फेफड़ा टू हार्ट होता है, यानी फेफड़ा से हार्ट में कौन? सिराएं लाता है। कैसा? ऑक्सीजन वाला, यानी शुद्ध रक्त लाता है। कौन? फुफ्फुस सिराएं। ठीक है। एक होता है महाधमनी। महाधमनी जो है ये कनेक्ट होता है बॉडी से। किससे कनेक्ट होता है? बॉडी से कनेक्ट होता है महाधमनी। यह धमनी हृदय से रक्त को दूर ले जाता है। महाधमनी जो है हार्ट से बॉडी की ओर सप्लाई करता है हमारा ब्लड। फुफ्फुस ट्रंक है, यह धमनी हृदय से दूर ले जाती है, यानी जो है यह जो एक प्रकार की धमनी है हृदय से रक्त को दूर ले जाता है, बॉडी में ले जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा विभिन्न टर्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 दोस्तों जो है एक पेस मेकर है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। यह देखिए एक कृत्रिम पेस मेकर है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इनको बनाने वाले जो हैं इनका फोटो दिखाते हैं। यह है साइंटिस्ट जिन्होंने इन्हें बनाया है पेस मेकर को। यह कृत्रिम पेस मेकर, यह ओरिजिनल का वो बनाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, हृदय की धड़कन को क्या कहते हैं? तो हृदय की धड़कन को बोलते हैं हार्ट बीट, HERT, हार्ट बीट। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्ट बीट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, हृदय से रक्त को शरीर की विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? हृदय से क्या बोल रहा है दोस्तों? हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक, यह हमारा हार्ट है, विभिन्न अंग तक लेके जाना है तो यह काम करता है हमारा महाधमनी,
महाधमनी जो है हृदय को हार्ट से बॉडी की ओर क्या लेके जाता है, ब्लड को ले जाता है, महाधमनी। महाधमनी, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा धमनियाँ जो होगा, धमनियाँ को आर्टरीज भी बोलते हैं, धमनियाँ को क्या बोलते हैं, आर्टरीज भी बोलते हैं। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि हार्ट में क्या क्या चीज़ होता है, उसका काम क्या है, वो कैसे कैसे सप्लाई कर। देखिए दोस्तों, यह हार्ट है, एक मैंने लंग्स को ले लिया है। यह देखिए, चलिए सबसे पहले हम लंग्स को देखेंगे। लंग्स क्या किया, लंग्स में ऑक्सीजन शुद्ध होता है, यानी ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ब्लड में ऑक्सीजन को डाला जाता है। तो सबसे पहले हमारे जो हृदय है यानी हार्ट है, हार्ट में एक क्या होता है, फुफ्फुस धमनी होता है। फुफ्फुस धमनी, यह है हमारा नीला कलर से जो देख रहे हैं, यह फुफ्फुस धमनी है। इसको मैं कलर करता हूँ। यह देखिए, यह फुफ्फुस धमनी है। यह फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जो ब्लड में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, वह हार्ट जो है बॉडी से ले करके इसको भेजता है। देखिए दोस्तों, भेज रहा है। अब फेफड़ा में इसमें ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, अब फिर वापस से इसको हार्ट में भेजेगा। तो जब हार्ट में भेजेगा यानी हृदय में भेजेगा, तो किसके जरिए भेजेगा, तो यह भेजता है दोस्तों फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा, जिसको इंग्लिश में पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। फुफ्फुस शिरा के जरिए ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन जनित ब्लड कहाँ आ गया, हार्ट में। किसके जरिए, फुफ्फुस शिरा के जरिए, पल्मोनरी वेन्स के जरिए। अब ये आ गया। इसके बाद शिरा से आया तो सबसे पहले आएगा दोस्तों बायां अलिंद में। किसमें, बायां अलिंद में, जिसको बायां अलिंद का मतलब लेफ्ट एटेरियम में आएगा। लेफ्ट एटेरियम में आने के बाद देखिए ब्लड आया, ऐसे इसमें आ गया। अब जो होगा फिर ये जो वाल्व है दोस्तों, ये वाल्व बंद होगा या फिर नीचे आएगा, यानी लेफ्ट निलय में आएगा। निलय को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। यानी एट्रियम से फिर दोनों लेफ्ट में काम हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, यानी बायां अलिंद से बायां निलय में ब्लड आ गया, जो शुद्ध है। शुद्ध है दोस्तों। अब जरा से इसको, यहाँ पे हमारा शुद्ध ब्लड आ चुका है। यहाँ जो है हमारा शुद्ध ब्लड आ चुका है बायां निलय में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध ब्लड आ गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ये जब ब्लड इसमें आ जाता है तो ये एक वाल्व होता है, ये ब्लड वाल्व क्लोज हो जाएगा। यह वाल्व जो होगा यह क्लोज होगा, जिसको बोलते हैं द्विकपटी कपाल। ये क्लोज हो गया। यहाँ पे एक और वाल्व होता है, ये वाला, ये वाल्व जो है खुल जाएगा। ये वाल्व खुलेगा, यह जो शुद्ध ब्लड है इस वाल्व के जरिए ऐसे, जो वाल्व होता है महाधमनी का होता है। ये जो वाल्व खुलेगा यह महाधमनी का होगा। अब महाधमनी में जाएगा शुद्ध ब्लड। अब महाधमनी पूरे बॉडी से कनेक्ट रहता है, पूरे बॉडी में इसका काम है शुद्ध ब्लड को सप्लाई करना। तो महाधमनी के जरिए ये पूरे बॉडी में देखिए जा रहा है शुद्ध ब्लड। महाधमनी के जरिए क्या चला गया, शुद्ध ब्लड चला गया। अब बॉडी में यूज हो गया ब्लड। यूज होने के बाद इसमें से जो ऑक्सीजन था या फिर ख़त्म हो जाएगा, यानी अब अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध ब्लड फिर से वापस आ रहा है बॉडी से हार्ट की ओर। जो नीला कलर से दिखा रहे हैं यह अशुद्ध ब्लड है, फिर बॉडी से क्या आ गया हमारे हार्ट की ओर। तो जो अशुद्ध ब्लड लाता है वह महाशिरा लाता है। कौन लाता है, महाशिरा, जिसको इंग्लिश में वेना केवा बोलते हैं। महाशिरा अशुद्ध ब्लड को यहाँ लेके वापस आ गया, कहाँ, हार्ट में आ गया। कहाँ आएगा, किसके थ्रू आएगा, तो महाशिरा के थ्रू आया। महाशिरा कहाँ खुलता है, तो दायां अलिंद में खुलता है, दायां अलिंद में, यानी राइट एट्रियम में खुलता है अशुद्ध ब्लड। अब राइट एट्रियम से फिर एक वाल्व होता है, इस वाल्व को खोल करके फिर राइट किसमें, वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में क्या आ गया, अशुद्ध ब्लड आ गया, इम्प्योर ब्लड आ गया। अब यहाँ पे जो एक वाल्व था यह वाल्व क्लोज हो जाएगा। अब दूसरा वाल्व खुलेगा इधर, यह वाल्व दूसरा खुलेगा। यह वाल्व कहाँ खुलता है, तो फुफ्फुस धमनी में खुलता है। अब फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड को प्रेस करेगा और ये पहुंचा देगा लंग्स की ओर, यानी फेफड़ा की ओर। फेफड़ा फिर से इसको शुद्ध करेगा। देखिए अशुद्ध ब्लड को फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी जो है इसको फिर से लंग्स में यानी फेफड़ा में भेजेगा। फेफड़ा फिर से इसको शुद्ध करेगा और फिर वापस फुफ्फुस शिरा के थ्रू फिर से हमारा हृदय में आएगा। यह साइकिल चलता रहता है दोस्तों। इसी से यह हमारे पूरे बॉडी में जो है ब्लड का सप्लाई करता है, या एक पंप करते रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो है पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। संख्या 22 देखेंगे। रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहते हैं, तो रक्त का समस्त शरीर में जो परिभ्रमण होता है उसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी यहाँ ए भी है और बी भी है, यानी उपयुक्त में दोनों हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है। हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड रक्त फेफड़े से कहाँ पहुँचता है दोस्तों, तो जिसमें ऑक्सीजन होता है वह फेफड़े से फुफ्फुस शिरा की ओर पहुँचता है। फुफ्फुस शिरा
फुफ्फुस सिरा किसका भाग है? यह हार्ट का भाग है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर से देखते हैं क्या पूछ रहा है। मानव शरीर से ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से कहाँ पहुँचता है? तो थोड़ा सा फिगर में देखेंगे फेफड़े से कहाँ पहुँच। देखिए दोस्तों, ये हमारा लंग्स है, ये जो देख रहे हैं यह फेफड़ा है। फेफड़ा से यह शुद्ध रक्त को ऐसे जो है, ये फेफड़ा है, फेफड़ा से ये रेड वाला जो कि शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त आ रहा है कहाँ? हार्ट में आ रहा है, किसके थ्रू? फुफ्फुस सिरा के थ्रू। अगर मेन बात कहा जाए तो फुफ्फुस सिरा से शुद्ध ब्लड हृदय में आता है। तो अगर फुफ्फुस सिरा दे दिया है तो वह राइट आंसर होगा, नहीं तो सिर्फ हृदय होगा यानी हार्ट होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर था वह हार्ट था, ऑप्शन बी। अब इसके बारे में जरा सा देखते हैं। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है फेफड़े से हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है, किसके जरिए? तो फुफ्फुस सिरा के जरिए पहुंचता है। ऑक्सीजन रक्त पहुंचाने का जो तरीका है, हृदय का सबसे पहले दायां निलय जो है वह रक्त को फेफड़े में पंप कर दिया। निलय क्या करता है? पंप करेगा और रक्त में ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन युक्त जो है फुफ्फुस सिरा के जरिए हृदय के बाएं अलिंद में पहुंच जाता है। बाएं अलिंद में पहुंचने के बाद फिर बाएं निलय से महाधमनी के जरिए शरीर जो है, शरीर के पूरे पार्ट्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचता है। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? या बॉम्बे रक्त समूह को दोस्तों जाना जाता है OH या AA रक्त समूह का, या ब्लड का नया रक्त समूह, यानी ए ऑप्शन भी होगा, बी भी होगा। तो दोनों किस में है? सी में है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी होगा। देखिए, बॉम्बे रक्त समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो खोज है ना, या HHH या OH रक्त समूह का नाम यह इसलिए है, इसकी जो खोज हुआ था यह मुंबई में हुआ था। किन्होंने किया था? 1952 में डॉक्टर YM भेंडे ने किया था, मुंबई में किया था, इसलिए इसका नाम बॉम्बे रक्त समूह किया गया। इस ब्लड का सबसे खासियत है दोस्तों, यह जो है 4 बिलियन में से किसी एक व्यक्ति का होता है। अगर भारत में बात करें तो 10,000 लोगों में से यह ब्लड किसी एक में हो सकता है, नहीं तो वो भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं RBC, उसकी सतह पर, RBC की सतह पर A+B दोनों एंटीजन नहीं होते हैं, कुछ एंटीजन होता ही नहीं है। इसलिए इस ब्लड ग्रुप वाले एंटी-H बॉडी का उत्पादन करते हैं। एंटी-H जो है, एंटी-H बॉडी का उत्पादन करते हैं। इसमें यह जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं यह सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से ही रक्तदान ले सकते हैं और किसी से नहीं ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 26। मानव शरीर में RBC की अधिकतम सामान्य से ज़्यादा कौन सा रोग होता है? तो यदि मानव शरीर में RBC ज़्यादा हो जाएगा तो उस रोग का नाम है पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। WBC यानी RBC की संख्या बढ़ने की स्थिति को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। इसमें क्या होता है? रक्त में एक विकार पैदा हो जाता है जिसमें क्या क्या समस्या होगी? पेट में अल्सर बनेगा, गठिया हो सकता है, किडनी की पथरी हो सकती है, स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है, रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त प्रवाह में कठिनाई होती है। जब RBC की काउंट्स बढ़ जाता है तो यह सब कठिनाइयाँ इसका मेन लक्षण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन दोस्तों। RH एंटीजन से प्रभावित बच्चों की गर्भाशय में जन्म या तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो जबकि RH जो प्रभावित एंटीजन वाले बच्चे गर्भ में होते हैं वह तुरंत गर्भ में ही मर जाएंगे या जन्म के तुरंत बाद मर जाते हैं। इसका जो नाम है, इसका क्या नाम है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिक्स इसका नाम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिक्स। यह क्यों होता है दोस्तों? यह तब होता है जब देखिए माता का जो ब्लड ग्रुप है वो माइनस में होगा। माता का ब्लड ग्रुप क्या होगा? जो गर्भ में बच्चा जन्म लेने वाला है उसका ब्लड ग्रुप प्लस में होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब माइनस RH नेगेटिव ब्लड सेल्स होते हैं, बच्चा जो RH पॉजिटिव सेल्स ब्लड सेल्स होते हैं, तो मादा का जो एंटीजन होता है या बच्चे के एंटीजन पे अटैक कर देता है, बच्चे के एंटीजन पे अटैक कर देता है, जिसके कारण बच्चे का मृत्यु हो जाता है। इसको और डिटेल से देखिए दोस्तों। RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाता है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिक्स। इसमें क्या होता है? यह एक दुर्बल जटिलता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है? गर्भवती महिला का यदि खून RH नेगेटिव हो, गर्भवती महिला का RH नेगेटिव होता है और जो भ्रूण में पल रहा है बच्चा उसका RH पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस स्थिति में महिला की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला कर देता है। ये देखिए, इसमें RBC हो गया, इस RBC पर महिला का जो है क्या WBC हमला कर देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली इसको हमला कर देता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं टूटने लगती है। जो बच्चा का लाल रक्त सेल है यानी RBC जो होता है वह टूटने लगता है, लाल रक्त की कोशिकाओं पर हमला करती है और टूटने लगता है, और बच्चा में क्या हो जाता है? खून की कमी, एनीमिया हो जाता है और बच्चा की डेथ हो जाता है। इस स्थिति को रोकने के लिए गर्भ के दौरान ही महिला को जो है RH नेगेटिव का एक एंटी बॉडी इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन का नाम है ROHGAM, जिससे यह अभिक्रिया नहीं होती है उनकी बॉडी में, बच्चा सुरक्षित रहता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28। मानव शरीर में WBC की कमी सामान्य से
जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो जब WBC की कमी सामान्य से कम होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, उसको बोलते हैं ल्यूकोपीमिया। ल्यूकोपीमिया, ल्यूकोपीमिया इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन। ल्यूकोपीमिया से संबंधित कुछ देखेंगे तथ्य। शरीर में जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ल्यूकोपीनिया की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, यानी इससे संक्रमित जो होंगे लोग उनको बीमारी का खतरा हमेशा बना रहेगा। ल्यूकोपीनिया के कारण क्या क्या हो सकता है? तो कैंसर या कैंसर के इलाज से अस्थि मज्जा में क्षति पहुंच जाता है। दवाओं या रसायन के से अस्थि मज्जा को नुकसान पहुंच जाता है। क्यों अस्थि मज्जा को नुकसान पहुंचेगा? तब WBC का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि WBC का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। या इसके बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो, फॉलिक एसिड, कॉपर, जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी होता है, फिर भी ल्यूकोपेनिया हो सकता है। शराब ज़्यादा पीने से भी यह आता है। ल्यूकोपेनिया के कुछ और कारण हैं दोस्तों कि यह जो है एनीमिया का शिकार हो, चक्रीय न्यूट्रोपेनिया उसमें हो, इस तरीक़ा से ल्यूकोपेनिया का कारण हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो जो धमनियाँ हैं, हमारे वेन्स हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। क्या होता है दोस्तों? यह देखिए हमारा बॉडी के अंदर क्या है, धमनी है। धमनी में यह देखिए कोलेस्ट्रॉल बैठ गया है। कोलेस्ट्रॉल बैठने के कारण इसमें थोड़ी सी जगह जो है एकदम संकेत हो गया है, इसमें आने जाने ब्लड सर्कुलेशन के लिए जगह बहुत कम है कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब इसके कारण तथ्य देखेंगे दोस्तों, यह हमारा तथ्य है। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यह धमनियों का सख्त होना भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि धमनियों की दीवारों पर क्या कोलेस्ट्रॉल, जिसमें कैल्शियम और अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं, और इसे जमाव का प्लाक कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जो जमा हो जाता है उसको बोलते हैं प्लाक। प्लाक धमनियों को जो है संकरा या पूरी तरह से रोक ही देता है, ब्लॉकेज कर देता है, जिससे हृदय में रक्त का प्रवाह नहीं होता है, जिसे हार्ट ब्लॉकेज भी कहते हैं। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस से एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियम इन्फेक्शन जैसी समस्या होती है। इसके रोकथाम से उपचार अभी अवेलेबल है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। धमनी और शिराओं समेत रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में रखा गया है? तो जिसमें धमनी हो, शिरा हो और ब्लड सर्कुलेशन हो, इसको हम किसके तहत पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एंजियोलॉजी के तरह, एंजियोलॉजी की पार्ट के तहत पढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। एंजियोलॉजी का जनक कौन है? तो एंजियोलॉजी का जनक थे, बताइए। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का देना है दोस्तों कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा आप लोगों को बताना है। वैसे मैंने बता दिया, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, विलियम हार्वे। धमनियाँ, शिरा एवं रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है एंजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। एंजियोलॉजी में रक्त कोशिकाएं, धमनियाँ, नसें, संचार प्रणाली से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें है ऑक्सीजन युक्त शरीर रक्त को शरीर के हृदय से शरीर के बाकी भागों में पहुंचाने के लेकर के पढ़ा जाता है। अब देखेंगे कि विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक माना जाता है दोस्तों। हार्वे ने अपने शोध में साबित किया कि धमनियां और नसें आपस में जुड़ी रहती हैं। किस कारण से जुड़ी रहती है इन्होंने साबित किया। हार्वे मानव शरीर में रक्त प्रवाह के स्थान की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? विलियम हार्वे। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, यानी 72 बार। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन जो है हीमेटोलॉजी कहलाता है, हीमेटोलॉजी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रक्त का अध्ययन। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। हृदय की मरमर फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो हृदय की मरमर फुसफुसाहट से पता चलता है। पहले वीडियो को देखिए और समझिए। यह हमारा हृदय की फुसफुसाहट है दोस्तों। हमारा हृदय इस तरीक़ा से फुसफुसाता है, इसको बोलते हैं, यह जब होता है तो इसको बोलते हैं दोषपूर्ण कपाट, यानी भाल्व में कोई ना कोई दिक्कत आ गया है तब ऐसा आवाज़ करता है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 35। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। वो कौन कौन होता है दोस्तों? तो अगर हम बात करें, देखिए 2 कोष्ठक होता है हमारा अलिंद और 2 निलय। तो देखिए नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं निलय और ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद। एक होता है दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, यानी टोटल जो होंगे वह 4 इसमें होते हैं। 2 निलय, 2 ऊपर वाला क्या कहलाता है? अलिंद। 2 होता है नीचे वाला चैम्बर, इसको बोलते हैं निलय,
यानी 4 चैम्बर टोटल हो गया। प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। 36 देखेंगे, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव हृदय में भी 4 वाल्व होता है दोस्तों। 4 वाल्व कौन कौन सा होता है? देखिए पहला वाल्व, देखिए दोस्तों, जब यहाँ से बायां अलिंद से बायां निलय में जाता है ये वाला पार्ट, तब एक वाल्व होता है। ठीक, ये बंद हो जाता है तब यहाँ से खून जाता है हमारा किसमें? महाधमनी में। तो एक यहाँ भी वाल्व होता है महाधमनी वाला, तो दूसरा हो गया। अब आएंगे राइट साइड में देखिए, राइट साइड में एक क्या होता है? एक वाल्व होता है हमारा दायां अलिंद से दायां निलय में। तो एक वाल्व हो गया दायां अलिंद से दायां निलय में आया। जब ये वाल्व बंद होगा ऐसे क्लोज, तब ये दूसरा वाल्व खुलेगा किसका? फुफ्फुस धमनी वाला, तब ऊपर जाएगा, यानी एक होगा फुफ्फुस धमनी। इस तरीक़ा से टोटल कितना हो गया? 4 हमारे पास वाल्व होते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न संख्या 37, मछलियों के हृदय का कैसा रक्त बहता है? तो जो मछलियों में हृदय में जो रक्त बहता है वह शुद्ध बहता है, शुद्ध, जिसको ऑक्सीजनित बोलते हैं, ऑक्सीजनित। इस प्रश्न को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाए। देखिए दोस्तों, मछलियों के हृदय में ऑक्सीजनित रहित रक्त बहता है जिसे सिरापरक रक्त कहते हैं। मछलियों के हृदय में एक अलिंद और एक निलय रहता है, यानी टोटल चैम्बर 2 हो गया। क्या क्या? एक अलिंद और एक निलय। टोटल चैम्बर की बात करें कक्ष की तो 2 कक्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, मछलियों के हृदय को सिरापरक हृदय के नाम से जाना जाता है। मछलियों के हृदय में जो है रक्त है एकल परिसंचरण में होता है। एकल परिसंचरण का मतलब एक ही पथ में बहता है। हृदय में रक्त का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। मछलियों को हृदय से गुजरने वाला रक्त जो है सिराओं से हृदय में आता है और फिर गलफड़े में जाता है। गलफड़े में रक्त जो है ऑक्सीजन युक्त होता है। गलफड़े के माध्यम से मछलियाँ सांस लेती हैं, यानी ऑक्सीजन को लेती है। ऑक्सीजन गलफड़े के माध्यम से ब्लड में मिलता है, यह जो है शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। मछलियों के हृदय में वाल्व भी होते हैं जो रक्त के वापस बहने को रोकता है। प्रश्न संख्या 38, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ के हृदय में, प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में कोष्ठक होते हैं, वह होता है 4। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। एक मगरमच्छ का हार्ट है, इसमें भी 4 चैम्बर होते हैं। प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो अभी बताएं, मछली में एक जो होता है अलिंद होता है और एक ही निलय होता है। तो टोटल चैम्बर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टोटल चैम्बर कितना? 2। प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। यह मछली का हार्ट है, यह वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना? 2 चैम्बर होता है। प्रश्न संख्या 40, डॉल्फिन एवं ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो यह भी सरीसृप है दोस्तों, यह है सरीसृप। तो सरीसृप में भी कितने होते हैं? 4 चैम्बर होता है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर होता है किसमें? डॉल्फिन और ब्लू। देखिए, डॉल्फिन ब्लू व्हेल दोनों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों स्तनधारी जीव हैं। ठीक, मानव हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। हृदय के 2 भाग होते हैं, दायां और बायां। दायां और बायां 2 भाग हो गया। दोनों में 2-2 कक्ष होते हैं, जिसे अलिंद और वेंट्रिकल यानी अलिंद और निलय भी कहते हैं। मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं, मछलियाँ में 2 होता है, छिपकली में 3 होता है, मेढक में 3 होता है, सांप में जो होगा शार्क मछली में वह 2 होता है दोस्तों। शार्क में कितना होगा? 2 होगा। इसको याद रखेंगे, डॉल्फिन भी मछली है, ब्लू व्हेल भी मछली है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन शार्क में कितना होता है? 2 कक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 41, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी जो होगा, कॉकरोच में टोटल 13 कक्ष पाया जाता है, यानी टोटल 13 चैम्बर होता है इसके हार्ट में। 13 चैम्बर किसमें? कॉकरोच में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कॉकरोच। प्रश्न संख्या 42, मेढक एवं सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? तो मेढक एवं सांपों का जो चैम्बर होता है वह 3 कक्षीय होता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। मेढक और ज़्यादातर जो सांप होते हैं उनमें कितने कक्ष होंगे? 3 कक्ष होंगे, जिसमें से 2 अटरिया और 1 निलय होता है। इसमें 2 अटरिया, इसको अलिंद जैसा होता है, और इसमें एक क्या होता है? निलय होता है। इसमें 1 निलय होता है। तो टोटल चैम्बर कितना हो गया? 3 हो गया। मेढक में भी जो है 2 अटरिया होता है, 1 निलय होता है। दोनों अटरिया शरीर के अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त लेता है, यानी अटरिया का काम है जो ऑक्सीजन जिस ब्लड में नहीं होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, उसको शरीर में लेना। और बायां अटरिया त्वचा और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेता है। दोनों अटरिया एक ही निलय में जाते हैं, एक लेता है और एक देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, शार्क में जो है 3 कक्ष होते हैं, 2 अटरिया 1 निलय। मगरमच्छ के अलावा सभी सरीसृप में जो है 3 कक्ष होता है। मगरमच्छ में कितना होता है?
मगरमच्छ में 4 चैम्बर बताए थे दोस्तों, लेकिन सारी सरीसृप में कितना होता है, 3 कश होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो ईसीजी से हमारा क्या निकलता है, निकलता है हार्ट की गतिविधि, हार्ट यानी हृदय, हार्ट मतलब हृदय की गतिविधि। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44, हृदय का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो हृदय का मुख्य कार्य है रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना, रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, फेफड़े से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? फेफड़े से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो देखिए यह हमारा फेफड़ा है यानी लंग्स है, लंग से शुद्ध खून को यह किसके थ्रू लेता है? सीरा के थ्रू। इस सीरा का नाम है फुफ्फुस सीरा, इंग्लिश में पल्मोनरी वेंस के द्वारा जो है क्या लगता है, पल्मोनरी वेंस मतलब सीरा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए दोस्तों, लंग्स यानी फेफड़ा से, फेफड़ा का में काम है शुद्ध ब्लड, यहाँ पे जो आता है अशुद्ध ब्लड, इसमें ऑक्सीजन को डालना, ऑक्सीजन डाला गया तो यह ब्लड शुद्ध हो गया। फेफड़ा से ये जाएगा कहाँ? हृदय की ओर, हार्ट की ओर। किसके थ्रू जाएगा? सीरा के थ्रू। यह देखिए ऐसे जा रहा है सीरा के थ्रू। इस सीरा का नाम है हिंदी में फुफ्फुस सीरा और इंग्लिश में नाम है पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा से गया कहाँ? शुद्ध रक्त गया हृदय में यानी हार्ट में। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? लेफ्ट अलिंद की ओर। अलिंद को क्या बोलते हैं? अलिंद को बोलते हैं इंग्लिश में आर्ट्रियम। आर्ट्रियम में गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में शुद्ध गया रक्त, लेफ्ट आर्ट्रियम। अब इसको नीचे की ओर धकेल देगा यानी लेफ्ट वेंटिकल में, यानी बायां निलय में चला गया, बायां निलय में आया। तो यहाँ पे देखिए अलिंद से निलय में जब जाता है तो यहाँ पे एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर को बंद कर लिया जाता है। यह बंद हो गया दोस्तों, यानी अलिंद से निलय में जाने के बाद ब्लड जो है इसको बंद कर देता है। यहाँ से इसको अब निलय प्रेशर लगाएगा इधर। यहाँ पे एक और वाल्व होता है कहाँ? फुफ्फुस। यहाँ पे एक और वाल्व होता है महाधमनी में, महाधमनी का वाल्व खुल जाता है और महाधमनी के जरिए जो है ब्लड जो है महाधमनी में गया। अब महाधमनी से ब्लड देखिए जा रहा है पूरे बॉडी में, महाधमनी से शुद्ध ब्लड, रेड कलर से जो दर्शाए हैं वह शुद्ध ब्लड है दोस्तों, पूरे बॉडी में चला गया। पूरे बॉडी में ब्लड गया, उसमें से ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वह अशुद्ध हो गया। फिर अशुद्ध ब्लड बॉडी से फिर वापस आएगा कहाँ? हार्ट में। हार्ट में आएगा वापस, यानी हृदय में वापस आएगा किसके थ्रू? तो आएगा महाशिरा के थ्रू। महाशिरा को इंग्लिश में बोलते हैं वेना कोवा। वेना कोवा महाशिरा के थ्रू आया कहाँ? यह आएगा दायां अलिंद में यानी राइट एट्रियम में आ जाएगा। अब दोस्तों राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल में भी एक वाल्व लगाता है। देखिए ये वाल्व जब दायां अलिंद से नीचे दायां निलय में ब्लड चला जाएगा तो यह वाल्व जो होता है बंद हो जाता है। यह वाल्व क्या होता है दोस्तों? यह वाल्व बंद हो जाता है। यह ब्लड जो होता है यहाँ पे बंद हो गया, वाल्व बंद हो गया। अब बंद होने के बाद दायां निलय से एक और वाल्व होता है। देखिए यह वाल्व खुल जाता है। यह वाल्व किस में होता है? यह होता है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के वाल्व खुलता है। या फिर अशुद्ध ब्लड फिर से दोबारा ये जो है इसके थ्रू लंग्स में जाएगा यानी फेफड़ा में जाएगा। यही सर्किल बार बार दोहराते रहता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था पल्मोनरी सीरा हो जाएगा, पल्मोनरी सीरा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। 46 क्या कहता है? मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियाँ कौन सी है? तो मनुष्य के जो शरीर है जो सबसे व्यस्तम पेशियाँ होता है वह हार्ट का पेशियाँ होता है, यानी हृदय का पेशियाँ, यानी जिससे बोलते हैं हृदय पेशी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? यह देखिए दोस्तों, यह पेस मेकर लगा हुआ है जो कनेक्टेड होता है हमारा हार्ट से, यानी हृदय से कनेक्टेड होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 48, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो जो दिल का दौरा होता है दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन जो होगा वह होगा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाता है। जब हमारे हृदय में यानी हार्ट में जब रक्त की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाता है लिमिट मात्रा में, तब हार्ट अटैक की दौरा पड़ता है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास इतना ही तक। अब मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।